नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं विवेक रंजन। आज से आपके लिए एक खास कार्यक्रम, दो टूक दो बातें। सिर्फ दो बातों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे, आसानी से करेंगे, जिसे आप समझ पाए। पहली बात आपके लिए, भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच तू मैं में आखिर फायदा कौन उठाएगा। दूसरा, बबुआन टोला भाजपा के साथ साधने निकले हैं पवन सिंह। इन दोनों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच तू मैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रशांत किशोर की रणनीतियां बढ़ती जा रही हैं। ये रणनीतियां कुछ इस कदर बढ़ गई हैं कि अब प्रशांत किशोर ने भाजपा के 5 बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं। वो आरोप भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप हैं। हालांकि अभी प्रशांत किशोर आज के टाइम में, अभी के समय में सिर्फ 2 पर फोकस किए हुए हैं, और वो हैं कौन कौन? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। इससे पहले सम्राट और अशोक के साथ साथ उन्होंने मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजीव जायसवाल पर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। लेकिन अब बात यह उठ रही है कि आखिर ये 3 नाम अब वो क्यों छोड़ दिए हैं और अभी उनका फोकस सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर ही क्यों सीमित हो गया है। इस पर प्रशांत किशोर ने एक मीटिंग में, बातचीत में, सिटी पोस्ट लाइव न्यूज में कहा कि हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की चोरी की है या 2000 करोड़ की है, या हमको नहीं पता है। हम इतनी जानकारी देते हैं कि इनका चेहरा नंगा हो जाए, ये मान ले तो हम छोड़ देंगे। छोड़ इस नजरिए से देंगे कि जनता को पता चल गया है, अब निर्णय जनता को करना है। कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका काम सिर्फ बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना रह गया है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया था, और अब वो भाजपा के पीछे पड़ चुके हैं। अब जब वो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं, तब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अन्य 3 नाम थे, उनको प्रशांत किशोर क्यों नहीं अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं वह उनसे समझौता तो नहीं कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल का नाम लेकर दावा किया, गलती मानने के बाद इनको बख्श दिया गया है। मंगल पांडे मान गए, चुप हो गए, हाथ पैर जोड़ लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे समझौता हो गया, फाइल किनारे रख दिया गया। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो वो भी फाइल खुलेगी। जनता ने देख लिया कि ये आदमी भ्रष्ट है, अपनी गलती मान लिया है, चुप्पी साध लिया है। दिलीप जायसवाल ने सरेंडर कर दिया। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। बिहार की जनता ने मान लिया, भाई ये गलती मान रहा है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ पे 50 करोड़ का पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो, वापस अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेगा। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़े ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। प्रशांत किशोर और बीजेपी की तू मैं के बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कूद पड़े हैं। अब अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या वो प्रशांत किशोर को धमकी दे रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं।
उनका कहना है कि अगर आपको भाजपा के नेताओं से इतनी ही तकलीफ है, इतना ही भ्रष्टाचार से तकलीफ है, तो फिर आप राज्यपाल के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, प्रधानमंत्री के पास जाइए। आखिर ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं? अब बातचीत करते हैं कि भाजपा जिस विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव को साधने के लिए निकली है, उसमें पवन सिंह को टिकट देने के बाद क्या भाजपा की जो ये सियासी रणनीति है उसमें वह कामयाब होगी? ये सभी को पता है कि पवन सिंह पहले भाजपा में थे, उसके बाद उन्होंने काराकट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा और भाजपा ने उन्हें निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसका नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ा। और भाजपा सिर्फ काराकट की सीट पर नहीं बल्कि उसके आसपास की सीटों में भी उसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा के घर जा करके पवन सिंह ने उनके पैर छुए, दोनों के बीच बात बनी, मान मनुहार हुआ और शायद एक दूसरे से लोगों ने माफी भी मांग ली। उपेंद्र कुशवाहा के घर हुई मीटिंग का रास्ता अमित शाह के दफ्तर तक पहुंचा। अमित शाह के दफ्तर में भी पवन सिंह गए और एक फोटो शेयर की और लिखा कि इस फोटो को देख करके जरूर जातीय समीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के दिल पर सांप लौट रहा होगा। पवन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं जातीय समीकरण की बात? जिस विधानसभा सीट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की बातचीत की जा रही है, यानी कि आरा विधानसभा से उनके चुनाव लड़ने की इच्छा भी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा उनको आरा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाए। तो ऐसे में पवन सिंह जो ये बात कह रहे हैं कि लोगों के दिलों पर सांप लूट जाएगा, और जिस जातीय समीकरण की बात पवन सिंह कर रहे हैं, भाजपा भी उसी जातीय समीकरण के तहत पवन सिंह को आरा विधानसभा में अगर चुनाव लड़ाती है तो उसे बिल्कुल साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि सबको पता है कि ये विधानसभा में राजपूतों का दबदबा है। और पवन सिंह जैसे गाने गाते आए हैं, जिस तरीके से उनका नेचर रहा है, जिस तरीके की वो बात करते रहे हैं, उसे तो साफ जाहिर होता है कि वह किस जातीय समीकरण को लेकर के चलते हैं या किस जाति उन्माद के साथ बात करते हैं। पिछले दिन मंगलवार को ऐसा लगा कि पवन सिंह सिर्फ बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं के घर ही भागते रहे। अमित शाह के घर तो वो गए ही, उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए, उनके भी घर गए, और ये रास्ता होते होते उन्होंने विनोद तावड़े उनके घर भी गए। और विनोद तावड़े के घर जाने के बाद तो और सरगर्मी तेज हो गई। उनसे जब मीडिया ने पूछा तो विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में थे और हमेशा रहेंगे। अब पवन सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि उनका जो पावर स्टार वाली फीलिंग है, उनके पास जो पावर स्टार की पावर है, वो अब इस विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिलेगी। बिहार विधानसभा में जो कुछ भी होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। और अभी तो भाजपा यह भी नहीं तय कर पाई है कि उसे किसको किस सीट पर चुनाव लड़वाना है, या फिर एनडीए में जो भी दल हैं उनमें कितनी सीटें किस दल को देनी है। दो बातें, दो टूक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।